हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पीछे टॉपिक देख पा रहे होंगे, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कर रहे थे और अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट एनालिसिस चल रही थी हम लोगों की। ठीक, सर्किट एनालिसिस में हम लोगों ने ओनली रेजिस्टिव सर्किट कर लिया था, हम लोगों को ओनली इंडक्टिव सर्किट करना था। ठीक, ओनली इंडक्टिव सर्किट को आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओनली इंडक्टिव सर्किट में फेज चेंजेस क्या होते हैं, करंट और वोल्टेज फेज रिलेशन क्या होता है, सर्किट का अपोजिशन कितना आता है जिसको इम्पीडेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ओनली इंडक्टिव सर्किट। ठीक, इसमें होगा क्या, एक इंडक्टर होगा और इसके क्रॉस क्या लगा होगा, एक अल्टरनेटिंग सोर्स सप्लाई, जिसका वोल्टेज मैं मान रहा हूँ Vt = V0 e⁻⁻t। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ यहीं पे। इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको L ले रहा हूँ और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको मैं VL ले रहा हूँ। ठीक, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है इसको मैं IT ले रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट करंट। ठीक, अब देखिए हमारा वर्किंग क्या होता है। सबसे पहला काम होता है IT को फाइंड आउट करना। तो VL हमको पहले फाइंड आउट करना होगा। जो VL होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहला वर्किंग क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए चूँकि इसमें दो ही कंपोनेंट है। ठीक, तो VT के जस्ट बराबर क्या आ जाएगा, VL। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बाई KVL। जो VT है वो किसके बराबर आ जाएगा, VL के। ठीक, और किसी भी इंडक्टर के पास वोल्टेज होता कितना है ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। जो VL की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, L/dIt/dt। ठीक, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, IT की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, इसमें दो तरीके हैं, 1 बाय 1 करके मैं दोनों तरीके डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बुक छोड़ करके, जैसे विनोद प्रकाश वाली जो बुक है उनको छोड़ करके दूसरा बुक पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मेथड से भी निकाला गया है जहाँ पे, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकाला गया। डिफरेंट तरीके का मतलब है वही, किया वही काम गया है, बस थोड़ा सा डायरेक्टली वैल्यू छूट कर दी गई है। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, L/dIt कितना हो जाएगा, VL/dt। ठीक, या यहाँ से मैं DIT की वैल्यू निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, VL/L/dt। ठीक, या अगर आप लोग IT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ VL/L/dt। ठीक, अब VL की वैल्यू कितनी है, VT के बराबर। VT मैंने ये मान रखा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो VT की ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IT = इंटीग्रेशन ऑफ V0/L e⁻⁻t dt। ठीक, ये IT की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे कि IT की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा बोर्ड ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। IT की वैल्यू कितनी आएगी, V0/L कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻ dt। ठीक, अब e⁻⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻⁻j⁻t/j⁻। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ। ये पीछे मैंने बताया हुआ था कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक, V0/L e⁻⁻t/j⁻। एक्चुअल में यहाँ पे j⁻t को समथिंग एज्यूम कर लिया जाता है, और एज्यूम करने के बाद जब आप लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें क्या आता है, अपान में j⁻ आता है। ठीक, इंटरमीडिएट में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास IT आ जाएगी ये आ जाएगी V0/j⁻L
कैपिटल एल है तो कैपिटल एल ही रहेगा, ठीक। e टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक। अब मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक। तो जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, आई टी इज इक्वल्स टू जे वी नॉट अपान जे स्क्वायर ओमेगा एल ई टू द पावर जे ओमेगा टी। या इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, आई टी इज इक्वल्स टू जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, मैंने बताया हुआ था। जे की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 आती है, जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जे वी नॉट अपान ओमेगा एल ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक। अब आई टी की वैल्यू आ गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो जे माइनस जे सामने आया हुआ है ये पावर में आ जाए, दोनों जे एक साथ हो जाए, ठीक। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, इसको चेंज करने के लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैंने पीछे बता रखा था, ई टू द पावर जे थीटा का क्या आता है, कास थीटा प्लस जे साइन थीटा। अगर यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी होता है, माइनस भी आता है, यानी कि ई टू द पावर माइनस जे थीटा अगर मैं लिखूँ तो कास थीटा माइनस जे साइन थीटा आएगा, ठीक। अब है क्या, हमको क्या करना है, माइनस जे लाना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इस भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस डायरेक्ट लिखा गया इसमें। तो इसमें माइनस जे हमको लाना है तो कैसे हम लाएंगे, देखिए अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए और कास थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोगों को माइनस जे मिल जाएगा यहाँ से। और वैल्यू 0 कहाँ होती है, कास थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कास 90 पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, π/2, और साइन थीटा की वैल्यू जो भी होगा थीटा की वैल्यू दोनों में सेम होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा कुछ और रखा है, यहाँ थीटा कुछ और, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, थीटा यहाँ π/2 तो यहाँ π/2 रखेंगे, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 1 आ जाएगा अगर थीटा की वैल्यू π/2 रख दे तो। अब इसमें अगर हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, थीटा के यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, π/2, ई टू द पावर माइनस जे π/2 अगर मैं लिखूँ, इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, कास π/2 माइनस जे साइन π/2, ठीक। अब कास π/2 0 होता है, कास 90, और माइनस जे साइन π/2 ये 1 होता है, साइन π/2 अगर 1 होता है तो माइनस जे बचेगा यहाँ पे, तो इतने की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस जे, और यही वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक। यानी माइनस जे के जगह पे क्या रखता हूँ, ई टू द पावर माइनस जे π/2 इंटू रख सकता हूँ मैं, तो यही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइन हटा रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख रहा हूँ, जो आई टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपान ओमेगा एल ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे π/2, ठीक। और इसी को यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस जे के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये, ठीक। अगर ना कन्फर्म हो तो यहाँ बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, माइनस जे इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे π/2, ये बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। नोट्स बनाते समय ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे ये आएगा क्या, वी नॉट अपान ओमेगा एल ई टू द पावर, देखिए जे दोनों में कॉमन है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ऐड होने का मतलब यहाँ माइनस आने तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो जे अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस π/2 ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर मैं वी नॉट अपान ओमेगा एल को आई नॉट मान लूँ तो हमारे पास आ के जाएगा आई टी का एक्सप्रेशन आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस π/2 पावर में है ये। यहाँ पे क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल, शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये है हमारे पास। तो हमको ये इक्वेशन किसका मिल गया, आई का, ठीक, जहाँ आई नॉट की वैल्यू मैंने क्या लिख रखा है, वी नॉट अपान ओमेगा एल। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आया क्या, पहला इक्वेशन ये था, इसको मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा इक्वेशन, ठीक, 2 इक्वेशन हमको मिल गए।
अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखिए मैं पीछे जा रहा हूँ, एक और पेज बढ़ा रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो v की वैल्यू आई हुई है वो कितनी आई हुई है, या vt मैं लिख रहा हूँ सीधे, v नॉट e टू द पावर j ओमेगा टी, और जो it की वैल्यू आ गई, it मैंने स्मॉल लिखा हुआ था तो जो लिखा हूँ वही लिख रहा हूँ मैं, वो कितना आ गया, i नॉट e टू द पावर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, हियर आई नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट अपान ओमेगा एल, ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू काम किया हमारे। तो ये दो इक्वेशन हमको मिले हुए थे, ये पहला था, ये दूसरा इक्वेशन था। इनसे कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो हमारा वोल्टेज है, ठीक, वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, या ये कहूँ कि जो हमारा करंट है यहाँ पे क्या आ रहा है फेज में, माइनस पाई बाई 2, यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक, या पाई बाई 2 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग फेजर डायग्राम बना सकते हैं। इसी कैलकुलेशन का दूसरा कैलकुलेशन मैं बता दूँ दूसरे तरीके से कैसे किया गया है। इसमें किया कुछ नहीं गया है दूसरे तरीके कैलकुलेशन में। आप लोग जानते हैं कि जो V होता है, वी एल, किसी भी इंडक्टर के क्रॉस, वो एल डी आई टी बाई डी टी के बराबर होता है, ये तो जान ही रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने इंटीग्रेट करके निकाल दिया, ठीक, विनोद प्रकाश सर की बुक में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि हम मान लेते हैं IT कोई एक करंट का इक्वेशन है जो कि सेम VT की तरह होना चाहिए। अगर उसमें कुछ फेज है तो फेज को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो IT का एक्सप्रेशन उन्होंने मान रखा है I डॉट ई टू द पावर j ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा इन्होंने एज्यूम कर लिया है, ठीक। और यही IT उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये IT अगर आप लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन काम चल जाएगा। तो यहाँ से भी L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L डी डी टी ऑफ I नॉट ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक। अब इसका अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I नॉट बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और I नॉट बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, वी एल इज इक्वल टू एल आई नॉट ई टू द पावर, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो I नॉट कांस्टेंट बाहर निकल गया, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई का एज इट इज आएगा, जे ओमेगा टी प्लस फाई इनटू, जब जे ओमेगा टी का जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, जे ओमेगा, ठीक, टी कट जाएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो टी 1 हो जाएगा, प्लस फाई करेंगे तो फाई वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये हट जाएगा। तो ये हमारे पास बचा। अब देखिए इसको मैंने क्या मान रखा है, IT ये मान रखा है यहाँ पे ना, इस टर्म को मैंने IT मान रखा हुआ है पूरे को, तो इसको फिर से मैं IT लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एल इज इक्वल टू एल जे ओमेगा इंटू IT, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और देखिए मैंने पीछे बताया हुआ था पहले जब किरचॉफ वोल्टेज सर्किट में अप्लाई किया था यहाँ पे, तो मैंने पहले लिखा था VL जो होता है वो किसके बराबर होता है, VT के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो VL है वो किसके बराबर है, VT के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, VT इज इक्वल टू जे ओमेगा एल, इसको अर्ज करके लिख रहा हूँ, जे पहले लिख लिया ओमेगा एल इंटू IT। यहाँ से भी IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VT अपान जे ओमेगा एल। और VT की वैल्यू कितनी थी, यहाँ मैंने लिख रखा है वी नॉट इज फॉर जे ओमेगा टी, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से भी IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी अपान जे ओमेगा एल, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये जो IT का एक्सप्रेशन आया हुआ है ये दूसरे तरीके से मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से भी मैं अगर निकालूंगा तो देखिए IT का एक्सप्रेशन जब मैं इस J को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस J रखूँगा, माइनस J करके फिर जब सॉल्व करूँगा, यानी कि जैसे मैंने ये किया हुआ है पीछे देखिए, यहाँ देखिए IT की वैल्यू वही आया हुआ है जो मैं पीछे लिखा हूँ। इसके बाद
पूरा मैंने सॉल्यूशन किया तो आई टी का एक्सप्रेशन क्या आया, ये आ गया। मान लीजिए कि यही सॉल्यूशन फिर से मैं करूँगा, वहाँ पर भी, वहाँ भी यही आएगा। जब इसको मैं कर लूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। इसी इक्वेशन को मैंने पीछे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे, ठीक। तो देखिए पहले मैंने आई टी को एज्यूम किया था और जो फाइनल एक्सप्रेशन आई टी का आया वो क्या आया, ये आया। अब अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें हम, यानी कि जो हमारा एज्यूम्ड इक्वेशन था कि मैंने अपने से मान लिया था कि आई टी इस टाइप का होना चाहिए, उसको किससे कंपेयर कर दिया, जो आई टी की एक्चुअल वैल्यू आई उससे। तो यहाँ फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, -π/2 ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो मैंने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ रही है, -π/2 करंट में। तो इस तरह से भी किया जाता है, इस तरह से भी हो जाता है आराम से। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन मिला, फाइनल इक्वेशन यही होगा। तो मैं बाकी चीज़ हटा रहा हूँ। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो चाहे पहले तरीके से नोट कीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। नोट्स बनाते समय दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में लिखते समय कोई में से दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। अब मैं आगे बढ़ूँगा यहीं से। तो अब मैं बनाऊँगा फेजर डायग्राम, ठीक। अब फेजर डायग्राम के लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, VT और IT है हमारे पास, यहीं से फेजर डायग्राम बनाया जाता है। अब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा मान लेता हूँ मैं ये रियल एक्स है, रियल एक्स एक्सिस, ठीक। और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी होता है वाई एक्सिस, ठीक। अब पहले VT मैंने कहाँ लिया हुआ है, V0 e⁻j⍵t, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो V0 है और e⁻j⍵t लिया है, मतलब एंगल कितना गया, e⁻θ होता है। थीटा का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे पीछे कि जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, ω_t के बराबर, जहाँ ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम t टाइम इंटरवल लिया गया था, ठीक। तो थीटा इक्वल टू ω_t है, यानी कि कितने एंगल आ गए हैं, ω_t एंगल आ गया है वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे VT का, तो कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। ये हमारा VT हो गया, जिसका रियल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, ω_t के बराबर। ये ध्यान दीजिएगा, रियल एक्स एक्सिस के साथ एंगल ω_t है। अब VT से IT कहाँ आ रहा है, तो IT 90 डिग्री पीछे आ रहा है, लैग कर रहा है। अब 90 डिग्री पीछे होने का मतलब दूसरी बात, पहले तो 90 डिग्री पीछे आ रहा है, तो उसी से IT का एम्पलीट्यूड कितना है। तो देखिए IT में जो I0 है इसकी वैल्यू कितनी है, V0/ω_L, यानी 1/ω_L टाइम्स कम हो रही है वैल्यू, ठीक। I0 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1/ω टाइम्स कम होगा V0 से, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, IT बनाऊंगा मैं, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, इससे कम है, इसको मैंने छोटा बनाया। दूसरी बात, ये एंगल कितना बनेगा, VT से 90 डिग्री बैक है, VT से 90 डिग्री पीछे है, मतलब VT के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब VT के साथ अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये एंगल भी ω_t रहा होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये बना लिया मैंने। अब अगर हमने V0 लिया होता, वो कहाँ आता, तो टाइम t इंटरवल के बाद तो हमारा यहाँ था, टाइम t बराबर 0 पे VT कहाँ होता, यहाँ पे। तो V0 यहाँ पे आता, इसी एक्सिस पे। और जब V0 यहाँ पे आता तो इस केस में इससे 90 डिग्री पीछे क्या आता, I0। तो I0 कहाँ आता हमारा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, तो ये हमारा क्या होगा, I0, ठीक। ये इससे 90 डिग्री पीछे आ रहा है, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक। I0 किससे 90 डिग्री लगा पीछे आ रहा है, V0 से। तो ये फेजर डायग्राम बनाते समय ध्यान दीजिएगा। हाँ, फेजर डायग्राम में भी ध्यान दीजिएगा कि फेजर डायग्राम बनाते समय कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही बनाएं, ठीक। फेजर डायग्राम बनाने के कई तरीके होते हैं। और जैसे मैंने कि रियल एक्सिस को यहाँ माना, कई लोग रियल एक्सिस को यहाँ मान लेते हैं, इमेजिनरी को नीचे मान लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन राइटर्स जितने भी हैं तो उनका एक रूल होता है कि रियल एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, ठीक। नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल लिया जाएगा।
तो इसलिए हम यहाँ से ऐसे बना रहे हैं। बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, इसको आगे भी बनाया जा सकता था, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम से जब आगे बढ़ेंगे तो मैं लिख देता हूँ मैं, फेजर डायग्राम से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वेव फॉर्म की बात करते हैं। मैंने पीछे हमारे लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो फेजर डायग्राम होता है वो तो हम लोग बना लेते हैं डायरेक्टली यहीं से, एक्सप्रेशन से ही, ठीक। लेकिन जब वेव फॉर्म बनाना होता है तो हम लोग इसके इमेजिनरी कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। मैंने बताया था कि जो फेज लैग आता है वो किसके कारण आता है, इमेजिनरी पार्ट के कारण। इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा आप, तो देखिए दोनों का मैं एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ यहीं से। जो VT है उसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यही मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। VT को ओपन करेंगे तो V0 e⁻j⍵t है, यानी कि आ जाएगा V0 cos ω t प्लस j V0 sin ω t, ये आएगा हमारे पास। इसी तरह जब IT को ओपन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, IT में क्या है, I0 e⁻j⍵t माइनस π/2, यानी कि I0 cos ω t माइनस π/2 प्लस j I0 sin ω t माइनस π/2, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को लेना है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को लेकर के हमको क्या बनाना है, वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म बनाते समय क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, V0 sin ω t, सीधा सीधा। तो V का इमेजिनरी क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ VT का इमेजिनरी पार्ट, ये कितना आ जाएगा, V0 sin ω t। इसी तरह से IT का जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, I0 sin ω t माइनस π/2, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, मैं इसको चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि ग्राफ बनाने में हमको आसानी हो। ऐसे भी बन सकता है, टाइम की वैल्यू अलग अलग रख करके बनाया जा सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा आसान करना है तो क्या करूँगा मैं। देखिए साइन माइनस थीटा आप लोग पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक। तो ये फार्मूला मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। तो साइन माइनस थीटा करने का मतलब क्या है, माइनस ω t प्लस π/2 हो जाएगा, यानी कि π/2 माइनस ω t लिख सकता हूँ। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ I0 साइन π/2 माइनस ω t, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता कितना है, कास थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस I0 कास ω t, ये किसकी वैल्यू आ गई, IT इमेजिनरी पार्ट की, ठीक। तो हमारे पास VT इमेजिनरी पार्ट ये है और IT इमेजिनरी पार्ट ये है। इन दोनों को लेकर के हम लोग क्या बनाएंगे, वेव फॉर्म, ठीक। तो वेव फॉर्म कितना आएगा, अब ये सारा कुछ बुक में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक। मतलब कि सिर्फ ले लिया गया है कि इमेजिनरी पार्ट लेने पर, तो आप लोग समझ लीजिए कैसे ले रहे हैं, सब कुछ सेम ही है, बहुत टफ नहीं है ये। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला ग्राफ साइनोसाइडल होगा, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, V0 के बराबर। ये वाला ग्राफ कोसाइनोसाइडल होगा और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो I0 होगा, बट ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पहले से ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक। तो साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल ग्राफ में क्या अंतर होता है, साइनोसाइडल ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा ना समझ में आए कि कैसे हम लोग शुरू करेंगे, तो यहाँ देखिए t की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0, 0 की वैल्यू 0 आती है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ जब आप लोग t बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 कहने का मतलब यहाँ माइनस I0 आएगा, यानी कि ये माइनस I0 से स्टार्ट होगा, ठीक। तो इसको मैं बनाने जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा, एक्सप्रेशन देखते रहिएगा। इधर मैं क्या ले लूँगा, टाइम एक्सिस t है, इधर क्या लिया जाएगा,
VT R IT दोनों ले रहा हूँ मैं, ठीक। और इसी में एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ मैं, इसको मैं मान लेता हूँ V0 और इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ I0। इसी तरह से इसको मैं पूरा बना ही देता हूँ, ये V0 का हो जाएगा और ये I0 का हो जाएगा। ये ग्राफ नहीं, ये लाइन नहीं बना रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक बाउंड्री मार्क कर रहा हूँ कि हमको ग्राफ कहाँ तक बनाना है, ठीक। तो ये बाउंड्री एक तरह से। फिर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कहीं आ जाएगा V0 माइनस V0 और यहाँ पे कहीं माइनस I0, ठीक। तो ये हमारी नीचे वाली बाउंड्री हो जाएगी। I0 वाली बाउंड्री मैंने वाइट से मार्क किया हुआ है, V0 वाली बाउंड्री इससे रेड से। अब देखिए जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा V0 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारा साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा, अभी मैंने बताया। तो ये हमारा कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड V0 के बराबर ले जाते हुए ये से बनेगा हमारा ग्राफ, ठीक। ये किसका हो गया, जो रेड से मैंने मार्क किया वो किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया VT का, ठीक। अब IT का ग्राफ बनाना है तो मैंने अभी अभी बताया IT का ग्राफ कैसे बनेगा, कोसाइनोसॉइडल होगा बट नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको नेगेटिव I0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव I0 यहाँ है। अभी होता कैसे है जहाँ पे साइन 1 होगा वहाँ पे क्या होगा 0, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से पास करेगा इसके जस्ट मिडिल पॉइंट से, यहाँ मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे ये 0 होगा वहाँ से क्या करेगा ग्राफ पास करेगा। और जहाँ पे ये 0 हुआ है वहाँ पे ग्राफ क्या होगा मैक्सिमम, यानी इसकी पीक यहाँ आएगी, ठीक। तो हमारी जो पहली पीक आएगी वो कैसे आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और ऐसे आकर के ऐसे आएगी। फिर जहाँ ये मिनिमम हुआ है वहाँ पे ये 0 होगा, ठीक, यानी कि ये वाली जो हमारी लाइन आएगी वो कहाँ आएगी यहाँ पे। और माइनस में नेगेटिव कहाँ होगी, जहाँ पे ये होगा, ठीक। तो ये यहाँ से पास करते हुए सॉरी नीचे नहीं जाएगा, इसके ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री मैंने इसीलिए फॉर्म किया था कि बाउंड्री के ऊपर ही रहेगा, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक। फिर से जहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और जहाँ पे ये 0 हुआ है यहाँ पे जाकर के ये बाउंड्री को टच करेगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये जो मैंने वाइट से ग्राफ मार्क किया है ये कौन सा हो गया हमारा वाइट से, ये हमारे IT का ग्राफ हो गया, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राफ मैंने IT से बनाया सॉरी ग्राफ वाइट से बनाया वो किसका ग्राफ है IT से, IT का। और जो मैंने रेड से मार्क किया वो किसका ग्राफ है VT का, ठीक। VT आपको दिख रहा होगा साइनोसॉइडल ग्राफ है पूरा, और IT क्या है कोसाइनोसॉइडल है, और स्टार्ट कहाँ से है नेगेटिव से। अगर ये प्लस आया होता तो प्लस से स्टार्ट होता, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता तो ऐसे जाता फिर, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो कि कैसे चेंज हो रहा है नहीं हो पा रहा है ये, तो आप लोग पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं इसमें। और पॉइंट्स मार्क करने के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया कि जो T की वैल्यूज है उसको पुट कीजिए अलग अलग। जैसे यहाँ पे T बराबर क्या है, यहाँ इनिशियली स्मॉल t बराबर 0, फिर यहाँ पे क्या होता है t इज इक्वल टू T/4, यहाँ क्या होता है स्मॉल t इज इक्वल टू T/2, यहाँ फिर क्या आ जाता है स्मॉल t इज इक्वल टू 3T/4, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर से स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक। ये 40/4 होना चाहिए था, यानी कि T हो जाएगा। तो ये आ रहा है, तो ये वैल्यूज 1 बाय 1 करके आप पुट कर लीजिए और वैल्यूज पुट करके देखिए वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। आप लोग जब पुट करेंगे इसमें IT में और इसमें VT में जब T की वैल्यूज ये पुट करेंगे तो आपको यही पिक्स मिलेंगी, ठीक। यानी पॉइंट्स को मार्क कीजिए और मार्क करके मिला दीजिए, तब भी हो जाएगा आराम से। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये हमारा क्या हो गया वेब फॉर्म, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा वेब फॉर्म बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम लोग इमेजिनरी पार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। दो चीज़ें डिस्कस हो गए हमारे पास, जो फेजर डायग्राम था वो क्या होता है वो डिस्कस हो गया, वेब फॉर्म डिस्कस हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और निकालेंगे इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कितना होगा, ये थोड़ा सा लंबे जा रहे हैं लेक्चर्स, तो चूँकि डीप में बताने में कोई भी लेक्चर लंबा हो ही जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। लंबा समय लगता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि अगर एक बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर वो बहुत कम समय में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आगे हम क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर से हमको वही 2 इक्वेशन लेके चलना है जो मैंने पीछे लिखा हुआ था। तो मैं लिख लेता हूँ फिर से, जो वी टी की वैल्यू आई हो कितनी आ गई है, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, और जो आई टी की वैल्यू आई हो कितनी हो गई है, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वी नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक, मैंने बताया था कि इम्पीडेंस निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही क्या होता है, उसका इम्पीडेंस या रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस तब बोलते हैं जब उसमें इंडक्टर के सिवा कुछ और भी लगा हुआ हो, जैसे रजिस्टर भी लगा हुआ हो, इंडक्टर कैपेसिटर लगा हो, तो उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक डिवाइस लगी है इंडक्टर, तो उसको मैंने बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक, अगर डिफाइन करने की बात थी तो मैंने डिफिनेशन भी बताया हुआ था, एक वीडियो पूरा ऐसे मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए डिफिनेशन क्या होती है। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी अपान आई टी। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, वी टी अपान आई टी मतलब यहाँ से दोनों से सॉल्व कर दूँ मैं, मुझे पता है सीधे वैल्यू आएगी, वैल्यू या नहीं है। ठीक, बट मैं फिर भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि निकालेंगे कैसे। आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे या कैसे निकालते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी अपान आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये इतना आएगा। इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यह मैं लिख देता हूँ, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी अपान आई नॉट की जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ, वी नॉट अपान ओमेगा एल इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज कट रहे हैं उसको कट कर दीजिए, ई टू द पावर जे ओमेगा टी से ई टू द पावर जे ओमेगा टी कटेगा, वी नॉट से वी नॉट कटेगा, ओमेगा एल नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/1 समथिंग है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा एल इंटू ई टू द पावर जे पाई बाई 2, जो कि नीचे माइनस में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ई टू द पावर प्लस जे पाई बाई 2 की वैल्यू अभी मैंने बताया। इसको फिर से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कास पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2, जे साइन पाई बाई 2 का मतलब जे सिर्फ बचेगा, कास पाई बाई 2 का मतलब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जे बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे ओमेगा एल, किसकी वैल्यू आ गई, जेड की, जो कि इस सर्किट का इफेक्टिव अपोजिशन है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग जो ओमेगा एल है इसको क्या बोलेंगे, एक्सएल। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ये जेड जो है वो किसका रेशियो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वी टी अपान आई टी का ही तो रेशियो है। और एक्चुअल में हम लोग ले क्या रहे हैं अभी बता दूं मैं, जो वी टी और आई टी में लिया हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी लिया है, वेक्टर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में मैंने लिया हुआ है, तो वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं हम लोग शुरुआत से ही। तो मैं वेक्टर लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले मैंने बता दिया था कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स लिखेंगे, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ठीक, बट एक्चुअल में वोल्टेज और करंट वेक्टर नहीं होते हैं। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस को आसान करने के लिए। ठीक, अब यहाँ से वी टी अपान आई टी इक्वल टू इतना आ रहा है, यानी कि मैं इसको एक लाइन और लिख दूँ, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, वी टी इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ आई टी इंटू ओमेगा एल। ठीक, देखिएगा ध्यान से, अब देखिए आई टाइम्स ऑफ ओमेगा एल, तो ओमेगा एल तो अपोजिशन है, मैंने पीछे बता दिया था। ठीक, आई टी इंटू आर होता है वी के बराबर, ये भी आप लोगों को पता है, वी इज टू आई टी इंटू आर। लेकिन यहाँ जे क्या है, इसमें जे एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। ठीक, आप लोगों ने सिंपल फार्मूला क्या होगा, वी इज टू आई आर पढ़ा होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, आई टी इंटू ओमेगा एल, ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या आ गया, जे भी स्टार है। तो यहाँ पर जे क्या बताता है, यहाँ पे जे ये बता रहा है, मैंने पीछे बताया हुआ था कि अगर कहीं पर भी जे ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो क्या करता है, किसी भी फेजर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक, मैंने बताया था ना, पहले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किसी भी फेजर को, जैसे मैंने यहाँ माना था कहीं पर वेक्टर ए ले लिया,
तो अगर इस पर मैं जे ऑपरेटर ऑपरेट करूँ तो इस फेजर को घुमा के कहाँ कर दे रहा था, यहाँ पे, यानी कि जे वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर अगर मैं अगेन अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो जे स्क्वायर वेक्टर ए ये होता है, यानी कि माइनस वेक्टर है। ध्यान से देखिए, वेक्टर ये था, माइनस वेक्टर इधर आ जाएगा। ठीक, जिसके आप जस्ट इसके अपोजिट। तो जो वेक्टर क्या काम कर रहा था, या जे जो ऑपरेटर था वो क्या काम कर रहा था, किसी भी फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर रहा था। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई टी को 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वी टी। ठीक, यानी कि जे आई टी जो है ये वी टी के बराबर कब होगा, जब इस पर जे ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। आई टी वी टी के फेजर से कब मिलेगा, जब जे ऑपरेटर ऑपरेट होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा वी टी जो है वो 90 डिग्री आगे है। ठीक, और आई टी क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तभी तो हम आई टी पर हम जब जे ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तब जाकर के ये फेजर कहाँ मिल रहा है, वोल्टेज फेजर पे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी ये कंफर्म होता है कि जो हमारा करंट है इंडक्टर सर्किट में या ओनली इंडक्टिव सर्किट में, वो क्या है 90 डिग्री फेज में लैग कर रहा है। ठीक, या वोल्टेज यहाँ से बता सकते हैं कि 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक, ये चीज़ है, तो यहाँ से भी कंफर्म होता है। तो हमारा जे सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है यहाँ पे, फेज शिफ्ट को, कितना फेज शिफ्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ जे ओमेगा एल था, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी जे एक्सएल, जहाँ एक्सएल किसको लिख रहा हूँ, ओमेगा एल को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सएल है ये क्या है, ये इफेक्टिव अपोजिशन है पूरे सर्किट का, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, ओनली इंडक्टिव सर्किट में जो इफेक्टिव अपोजिशन होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमारा आई नॉट है उसका एक्सप्रेशन ये है। ठीक, और जो एक्सेल है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सेल। ठीक, अब यहाँ दो क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, मैंने पीछे बताया हुआ था, जो ओमेगा है इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई एफ के बराबर इंटू एल, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। और एफ क्या थी, लीनियर फ्रीक्वेंसी थी। ठीक, मैंने बताया हुआ था इसमें। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, 2 पाई एफ से, जहाँ पे एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता चल रहा है कि जो एक्सेल है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक, और एक्सेल पर ही आई नॉट भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो करंट का एम्पलीट्यूड आ रहा है वो भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख करके वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा के साथ एक्सेल का वेरिएशन भी दिखा सकते हैं और ओमेगा के साथ आई नॉट का भी वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो देखिए एक ग्राफ में बनाने जा रहा हूँ किसके बीच में, ये ग्राफ भी दिया हुआ है बुक में, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड शिफ्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट करके बनाता हूँ यहीं पे। आप लोग इसको हेडिंग अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ आई नॉट एंड एक्सेल विद ओमेगा। ठीक, जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, तो इनका वेरिएशन कैसे होगा। अब इसको मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, ओमेगा, और इधर क्या ले लूँगा, आई नॉट आर एक्सएल, दोनों ले रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखिए एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, यानी एक्सएल ओमेगा पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक, या कह सकते हैं कि एक्सएल जो है ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के बढ़ने के साथ एक्सएल बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऊपर की तरफ, तो इसको मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ ये। ठीक, ओमेगा बढ़ने के साथ एक्सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, एक्सेल का, जो कि मैंने किससे बनाया, रेड से मार्क कर दिया है। ठीक,
दूसरी बात, आई नॉट ओमेगा पर इन्वर्सली डिपेंडेंट है, ठीक, मतलब आई नॉट जो है वो ओमेगा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि ओमेगा बढ़ने के साथ आई नॉट की वैल्यू घटेगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो डिक्रीज करते हुए ऐसा आएगा, ठीक। यानी कि हमारा जो ये ग्राफ बनाया मैंने व्हाइट कलर से, किसका ग्राफ बनाया, ये आई नॉट का ग्राफ है, ठीक। तो आई नॉट हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज करेगा और एक्सएल हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा। यानी ओनली इंडक्टिव सर्किट में यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ उसका अपोजिशन बढ़ेगा, ठीक, और जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो घटेगा। समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एक्सएल दिख रहा है ग्राफ में ना, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो एफ बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के ओमेगा के बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई एफ, ठीक, एफ बढ़ेगा। तो एफ बढ़ने के साथ एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और आई नॉट यानी कि करंट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटेगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा का हमारा किसका डिस्कशन था, ओनली इंडक्टिव सर्किट का। अब इसमें जो रिजल्ट्स आए वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जो पहला रिजल्ट मिला वो क्या मिला कि जो हमारा करंट होगा आई टी क्या करेगा, लैग करेगा, यानी कि वोल्टेज से π/2 फेज में बैक होगा या लैग करेगा, ठीक। दूसरा हमको क्या मिल रहा है कि जो हमारा एक्सएल है फ्रीक्वेंसी के साथ यानी कि एफ के साथ एक्सएल की जो वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि एक्सएल इंक्रीजेज विद एफ आर ओमेगा, ठीक। एफ या ओमेगा दोनों के साथ क्या करेगा, एक्सएल इंक्रीज करेगा। एक्सएल किसकी वैल्यू है, ओमेगा एल की वैल्यू। तीसरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जो हमारा करंट एम्पलीट्यूड होगा आई नॉट, ये 1/ओमेगा एल टाइम्स क्या होगा, वी नॉट, ठीक। तीसरा कंक्लूजन ये हो जाएगा हमारा। और चौथा कंक्लूजन क्या है कि जो आई नॉट है वो डिक्रीज करेगा किसके साथ, एफ या ओमेगा के साथ, ठीक। ये 4 कंक्लूजन्स निकलते हैं हमारे। आई टी फेज में 90 डिग्री लैग करेगा, एक्सएल जो होगा वो एफ बढ़ने के साथ बढ़ेगा, आई नॉट जो है 1/ओमेगा टाइम्स ऑफ वी नॉट आएगा, यानी कि जो करंट एम्पलीट्यूड है वो वोल्टेज एम्पलीट्यूड से 1/ओमेगा टाइम्स कम आएगी, और आई नॉट क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज करेगा। तो ये पूरा हमारा आज का डिस्कशन था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा एनालिसिस ऑफ ओनली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक। तो ओनली कैपेसिटिव सर्किट में भी यही सारा काम करना है, सिर्फ उसमें करंट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग क्या, वहाँ चार्ज से निकलता है, बाकी सेम सब कुछ चीज़ सेम है। फेजर डायग्राम बनाने का तरीका, बाकी जो मैंने अभी वेबफॉर्म बनाया था उसका तरीका, सब कुछ सेम होगा, ठीक। इवन ग्राफ बनाने का तरीका भी सेम होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।